अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुदस्सिर नज़र, फाउंडर एंड सीईओ स्टडी शेड ग्लोबल कंसल्टेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। फरवरी 2026 के इंटेक के लिए आपने उसको प्रोसीड कैसे करना है, आपने उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। रिसेंटली हमने ये देखा है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान से खासतौर पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके जो है वो बहुत हद तक कंसर्न है। पहले होता था कि आप जो फ़र्दें होती थी एग्रीकल्चर लैंड की, उसके ऊपर जो मैनुअल फ़र्द होती थी वो चल जाती थी ट्रांसलेशन के साथ। लेकिन रिसेंटली क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपना रिस्क लेवल जो है वो उसको कम से कम रखना है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जीएस क्राइटेरिया को बहुत हद तक जो है वो चेंज किया है एज़ कम्पेयर टू 22, 23 एंड 24। तो उसमें जो मेजर चीज़ें हैं, उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा जो है वो रोल है। पाकिस्तानी एप्लीकेशन को जब इमिग्रेशन असेस करता है, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उनके लिए एक प्रायोरिटी है कि उन्होंने इसको एक अच्छे तरीके से इसको असेस करना है। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मली जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो हमें आके कहते हैं कि हम जीएस को जो है वो हमने बनवाना है। देखो, जीएस बनवाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जेन्युइन स्टूडेंट की जो इवैल्यूएशन है, उसमें सर्टेन फैक्टर्स हैं। आपने डिग्री कंप्लीट किया, उसके पास गैप कितना है, तो उस गैप को अगर कंसीडर किया जाए, तो उस गैप में आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। ठीक है? अगर आपने डिग्री के बाद 6 महीने का गैप है, तो 6 महीने इज़ जस्टिफाइड। तो 6 मंथ्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। उसमें आपने आइल्स किया, पीटी किया, अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की। अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप है आपका, तो उस केस के अंदर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका देना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की सूरत में, तो वर्क एक्सपीरियंस शुड बी बैक्ड बाय सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट। नॉर्मली कुछ कंपनीज़ होती हैं पाकिस्तान में जो कैश इन हैंड पे करती हैं। अब ये कैश इन हैंड वाला जो है वो पहले ये चलता था। अब उसमें कौन से लोग जो हैं वो जो जेन्युइनली काम नहीं भी कर रहे होते थे, इस चीज़ को उन्होंने डिसकंटिन्यू क्यों किया है? या यूनिवर्सिटीज़ ने ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर फोकस क्यों हो गए हैं कि सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए? क्यों एक बच्चा था, वो उसने डिग्री कंप्लीट की, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो कहता है जी मैंने फलाँ जगह पे काम किया, मेरे पास सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो सैलरी कैश में पे कर रही थी। दैट इज़ जस्टिफाइड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जो कैश में सैलरी जो है वो एम्प्लॉइज़ को पे करती हैं। लेकिन उसमें ऐसा भी हुआ कि वो वाले स्टूडेंट्स भी शामिल थे जो डिग्री बनने के बाद 2-2 3-3 साल से फारिग थे। किसी ने सीएसएस की अटेम्प्ट दी, किसी ने वैसे ही फ्री रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी वजह से वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सका। तो वो लोग भी कैश इन हैंड वाला वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बनवा के तो एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो इस चीज़ को जो है वो उन्होंने, अब इसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे जो कैश इन हैंड पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं, वो भी इफ़ेक्ट होंगे। तो कोशिश करें कि आप भी अगर कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं, तो उसको अभी से उस चीज़ को स्टार्ट कर लें कि आप जेन्युइनली अगर काम कर रहे हैं, तो अपनी जो सैलरी है वो अपनी कंपनी से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएँ हर महीने। एक फैक्टर ये है जीएस का। फिर दूसरे जीएस में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ज़्यादातर जो पहले होता था, कभी एक फ्रेश बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है, तो आप उस पे अप्लाई कर सकते थे। लेकिन नॉर्मली जो है वो फ्रेश बैंक स्टेटमेंट जो है उसको भी डिस्करेज कर रही हैं अब यूनिवर्सिटीज़, कि जिस अकाउंट में आपने पैसे रखे हैं वो एटलीस्ट आपका जो है वो 6 महीने से 1 साल पुराना होना चाहिए। उसमें फिर आप जो है वो अपनी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए बैंक स्टेटमेंट आप रखते हैं, वो आप उस अकाउंट में जो है वो पैसे डिपॉज़िट करवा सकते हैं। अकाउंट किसके नाम पे होना चाहिए? फादर, मदर, बहन, भाई या बच्चे के अपने नाम पे। इसमें भी पहले हम इसको बड़ा थॉरोली जो है वो इमिग्रेशन की पॉलिसी भी यही कहती है कि जो मैंने नाम गिनवाए हैं पेरेंट्स और बहन, भाई या बच्चे के अपने नाम पे। लेकिन अब पिछले कुछ 1-2 इंटेक्स के अंदर हमने देखा है कि इमिग्रेशन ज़्यादा फ़ोकस्ड है कि बच्चे के अपने नाम पे फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। उसमें हमने देखा कि अगर फादर के नाम पे बैंक अकाउंट था, उसमें पैसे पड़े हुए थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉलिसी वाइज़ भी अगर हम देखें, तो इमिग्रेशन की पॉलिसी भी ये कहती है। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर के डिसीजन को हम चैलेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो उसके ऊपर जो है वो वीज़ा के अपील करने का कोई राइट आपके पास नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, वो जैसे अगर गलत भी रिफ्यूज़ हो गया, तो उसको हमें एक्सेप्ट जो है वो करना पड़ेगा। उस केस में जो अगर हम बात करें कि इमिग्रेशन को जब हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो कुछ भी लिख के भेज देगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हमने देखे हैं, जिसमें इमिग्रेशन ने मिसकैलकुलेट किया है फंड्स को, या ये कहा है कि फादर के अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट है, तो वो अकाउंट आपके लिए असेसिबल नहीं है, या असेसिबल सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो नहीं है। ठीक है? तो उस केस में हमारी रिकमेंडेशन बीइंग अ काउंसलर मेरी ये है कि आप उसमें जो फंड्स फाइनेंशियल कैपेसिटी के लिए बैंक स्टेटमेंट में रखें, वो अपने नाम पे रखें, तो ज़्यादा बेहतर है। ऑल्दो पेरेंट्स के नाम पे भी रख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने नाम पे अकाउंट में पैसे रख सकते हैं, तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। इस बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो मेजर आजकल जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को,
स्टूडेंट का एकेडमिक प्रोफाइल देखें बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें उसका स्कोर भी बहुत अच्छा होता है, गैप भी कोई नहीं है। बैंक स्टेटमेंट के पैसे भी जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है, अब सोर्स ऑफ इनकम आपने प्रोवाइड क्यों करना होता है? सोर्स ऑफ इनकम होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट में आप अमाउंट शो कर रहे हैं, जो कि रफली आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो है नॉर्मली अगर फिगर बनता है तो वो 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होती है। दैट इज द फंड्स फॉर द फर्स्ट ईयर। यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसका फॉर्मूला ये है, या जिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट प्रोवाइड करनी है, उसमें ये है कि 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट, 1 साल का जो है वो आपका ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जो उसकी हम जब यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी को फीस नहीं पे की होती, यूनिवर्सिटी ने पहले पूरे प्रोफाइल को खुद असेस करना होता है। तो उस टाइम हमारे पास 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि 13 से 15 मिलियन के दरमियान एक फिगर जो है वो नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटीज का ऑस्ट्रेलिया में बनता है। अब सोर्स ऑफ इनकम क्यों प्रोवाइड करना है? सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड आपने इसलिए करना है कि पहले साल के फंड्स तो आपने अपने अकाउंट बैंक स्टेटमेंट में दिखा दिए, तो अगले साल के फंड्स कहाँ से आएंगे? तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके लिए हम बताते हैं कि मेरी फैमिली, फादर मदर बहन भाई, जो हमारी फैमिली है, जो फैमिली ट्री है आपका एफआरसी में जो लोग हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम ये है कि हम हमारा सोर्स ऑफ इनकम इतना है, इतनी एनुअल इनकम है कि हम अगले साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ से बेयर कर सकते हैं। तो इसलिए सोर्स ऑफ इनकम भी मैंडेटरी है। अब पहले सोर्स ऑफ इनकम में अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, जिस तरह मैंने पहले बात की कि मैनुअल फर्दें जो हैं वो चल जाती थी, अब कंप्यूटराइज्ड फर्दें, जो अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कंप्यूटराइज्ड फर्दें, अगर आपके पास मैनुअल फर्द है तो उसके अगेंस्ट आपको जो है वो उसका टैक्स डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर टैक्स पे कर रहे हैं। इट शोज कि आपके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी ऑनरशिप वो जेन्युइन है आपके पास। तो नॉर्मली ज़्यादातर पंजाब में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर एरियाज जो हैं वो अब कंप्यूटराइज्ड हैं और आपको कंप्यूटराइज्ड फर्ज जो है वो आसानी से मिल जाती है। एग्रीकल्चर से जो इनकम है उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। नॉर्मली पाकिस्तान में जो आड़ती का निज़ाम है या कमीशन का, उसमें ये होता है कि आप एक बंदे को जो है वो चीज़ें बेचते हैं, वो आपको कैश में पे कर देता है। तो कोशिश करें आप उसको भी उस सोर्स ऑफ इनकम को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जो है वो अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करवाएं। अगर हम रेंटल इनकम की बात करें तो रेंट में भी नॉर्मली ये होता है कि हम पाकिस्तान में रेंट बहुत ज़्यादा कैश में रिसीव कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि वो भी उसको, अगर आप पहले पहले से कैश में रिसीव कर रहे हैं, जेन्युइनली आपने एक प्रॉपर्टी जो है एक उसको रेंट आउट किया हुआ है, तो उसको भी आप अपने अकाउंट में जो है वो रिसीव करना शुरू कर दें। क्योंकि जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और वो इसी तरह से डॉक्यूमेंटेड होगा कि उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी इनकम इस सोर्स से इतनी, एग्रीकल्चर है, रेंटल है, बिजनेस है, सैलरीड है, तो वो आपके अकाउंट में भी शो होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका आपके जो भी स्पॉन्सर है उसके एनटीएन के ऊपर, ठीक है, उसमें आपके भाई का बिजनेस है, फादर का बिजनेस है, मदर का बिजनेस है, तो जो भी बिजनेस है वो आपके एनटीएन के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे एक ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि ये बिजनेस जो है वो एनटीएन के ऊपर रजिस्टर्ड है, इट मींस इट इज अ जेन्युइन बिजनेस। तो उसकी जो भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं ज्यादातर जो है वो ट्रेल वो आपको अकाउंट में शो होनी चाहिए। नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान से जो है वो खास तौर पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने के कुछ अरसे के बाद जो है वो इमिग्रेशन ने S56 फर्दर इन्फॉर्मेशन जब रिक्वेस्ट कर ली, उसमें उन्होंने कहा जी हमें लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दे दें या लास्ट 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट दे दें जिसमें ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हों कि ये फंड्स किस तरह से एक्यूमुलेट हुए आपके अकाउंट में, या जो इनकम है आपकी क्या वो वाकई जो है वो थॉरोली इसी तरह से चली आ रही है। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड होगा उतना ज़्यादा जो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो आपके बेहतर होंगे।